नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोगों ने कुल 18 प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से किया था। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को बहुत शानदार तरीके से हल करेंगे, एकदम याद करते चलेंगे। तो देखिए, हमारे सामने 19वां प्रश्न है कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। देखिए, प्रश्न की डिमांड ये है कि यह हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है, फर्स्ट रिपोर्टाज कौन सा है, ये नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि यह रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। प्रश्न को थोड़ा घुमा रहे हैं। पहला देखिए विकल्प विशाल भारत, दूसरा रूपाब, सरस्वती, हंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपाब। ठीक है। 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में लक्ष्मीपुरा, ठीक है, किसका है, शिवदान सिंह चौहान का, इसको प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो यह रूपाब में प्रकाशित हुई। देखिए, हम आगे हम लोग प्रश्न की व्याख्या को पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है। गद्य गद्य विधा के रूप में आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाब पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। मित्रों, यहाँ एक और प्रश्न पूछा गया है कि रिपोर्टाज की शुरुआत कब से हुई, ऐसे भी प्रश्न बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध से, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि रिपोर्टाज की शुरुआत कब से हुई, तो द्वितीय विश्व युद्ध से। इसे भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं और शानदार तरीके से प्रश्न को पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, पहले समझा जाए कह क्या रहे हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या, कि अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। देखिए आ गया प्रश्न, कहां से, काव्य शास्त्र का प्रश्न। शानदार प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और आगे गलती ना हो, इसलिए जो है हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। देखिए, आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराणन लादे, ज्यों बंजारे ताड़े। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि ये पंक्ति है कि आए जोग शिखावन पांडे, परमार्थी पुराणन लादे, ज्यों बंजारे ताड़े। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो पहले विकल्प में कह रहा है व्यंजना है, कि अविधा है, कि तात्पर्य है। ये तो कोई शब्द शक्ति होती नहीं है। कि लक्षणा है। तो क्या होगा इसका उत्तर, आयो जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराणन लादे, ज्यों बंजारे ताड़े। इसमें होगा क्या, व्यंजना शब्द शक्ति। तो हमारा उत्तर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, अविधा शब्द शक्ति, अविधा शब्द शक्ति का एक नाम और जान लीजिए आप लोग, अग्रिमा। ठीक है, भगीरथ मिश्र में इन्होंने बताया कि अविधा को अग्रिमा भी कहा जाता है। तो भगीरथ मिश्र में यदि बता दिया है तो आगे कभी भी प्रश्न घुमा के पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इसकी व्याख्या को बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ा जाए। पहले तो ये ध्यान कर लीजिए पुनः कि अगर हमसे पूछ ले, क्या हमसे कहे कि आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराणन लादे, जो बंजारे ताड़े, इसमें कौन सी शब्द शक्ति, तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक, अब इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। कह रहे हैं अविधा और लक्षणा के विराम लेने पर जो एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल, बहुत चर्चित एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, और यह प्रश्न भी आ चुका है। ये जो उदाहरण यहाँ लिख रखे हैं यह भी प्रश्न आ चुका है। ठीक, क्या कह रहे हैं, उसका घर गंगा में है। ठीक, तो यह व्यंजना हो गया। मित्रों कैसे व्यंजना हो गया, अब कह रहे हैं देखिए अविधा और लक्षणा जब विराम ले ले और उसके बाद जिस शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ की प्रतीति हो तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति। अब देखिए उसका घर गंगा में है, कई बातें निकल रही हैं, या तो उसका घर गंगा में होगा या गंगा जैसी पवित्रता उसके घर में होगी। तो तीन चार बातें ऐसे घुमा के निकल रही हैं, तो अतः व्यंजना शब्द शक्ति। आइए शानदार तरीके से अब हम लोग अविधा शब्द शक्ति को समझते हैं। तो कह रहे हैं कि शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक को जो लोक प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ, ठीक है, तत्क्षण ज्ञात होता है उसे अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। इस अभिधेयार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अविधा कहलाती है। कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए सारा सरल शब्दों में समझिए। यह कह रहे हैं कि जहां पर
साक्षात संकेतित अर्थ प्रकट हो। ठीक है, आप देखें, शब्द सुने और तुरंत आपको अर्थ उसी का प्रकट हो जाए। जैसे क्या, जैसे कोई कहा गधा, ठीक है, तो गधा आपको साक्षात सांकेतिक प्रकट हुआ भी नहीं। ठीक है, गधा आप देखिए, लेकिन कोई कहते वह गधा है, तब ये लक्षणा में चला जाएगा। लेकिन केवल गधा की बात की गई तो क्या हो गया, साक्षात संकेतित अर्थ प्रकट हो, वहां अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, आगे देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। कह रहे हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति होती क्या है। ठीक, तो इसमें यह बता रहे हैं कि मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अन्य अर्थ रूढ़ या प्रयोजन के सहारे के आधार पर ग्रहण किया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा कहलाती है। जैसे मोहन गधा है, ठीक है, मोहन गधा भी हो गया, वह गधा या मोहन गधा है। तो अब गधा तो है, लेकिन मोहन गधा है, मतलब समझ रहे हैं कि मोहन के दिमाग से लिया जा रहा होगा कि थोड़ा कमजोर है, ठीक है, चीजों को समझ नहीं पा रहा, इसलिए उसको गधा बोल दिया। या गधे जैसे मेहनत करना चाह रहा हो, ठीक है, गधे जैसे उसको काम करता हो। ठीक, अब देखिए, सीधा सीधा ये जानिए, जब हमने ये लिखा हो कि मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ एवं प्रयोजन के द्वारा जब अन्यार्थ की प्रतीति हो तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होगा। ठीक, अब देखिए आगे, बहुत शानदार प्रश्न था ये। ठीक है, एक प्रश्न में हम लोगों ने कई प्रश्न सीखा। ठीक, अब देखिए, अब हमारे सामने 21वां प्रश्न है और बेहतरीन प्रश्न, एकदम शानदार। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, हमसे पूछ क्या रहे हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं कि हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। पहला विकल्प हमारे सामने है, काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष पहले बता रहा है कि 1907 है, कि 1899 है, कि 1909 है, ठीक है, कि क्या 1917 है। ठीक, अब देखिए, हरिऔध किस युग के, द्विवेदी युग के, ठीक है, द्विवेदी युग के। अब यहाँ ध्यान रखिए कि जैसे जो भारतीय युग के, द्विवेदी युग के, ठीक है, छायावाद के जो प्रमुख लेखक हैं, उन्हीं के प्रकाशन वर्ष पूछे जा रहे हैं। मित्रों, इस बात पे हमें दिमाग लगाना होगा कि पूछे क्या जा रहे हैं। तो केवल वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए, विकल्प में भी किस तरह प्रश्न रखे गए हैं। देखिए, इसका सही उत्तर हो गया काव्योपवन। ठीक है, देखिए, काव्योपवन लिखा है ना, ठीक, काव्योपवन, लास्ट का देखिए पवन है, पवन का ना पकड़िए मित्रों, ना पकड़िए कि यह प्रश्न यदि फिर रिपीट हो तो हम उस भीड़ में ना शामिल हो जिस भीड़ में सभी लोग शामिल हैं, बल्कि हम अपना एक अलग रास्ता बनाएं। 9 को हम 9 से ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो 1909। ठीक है, आप इस ट्रिक को 2 बार 3 बार रिविजन कर लेते हैं तो क्या सही नहीं कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो अन्य विकल्प दिए गए हैं उनमें देखिए कि कितना ये शानदार दिमाग लगाए। देखिए, अभी हरिऔध का एक क्या है, ठेठ हिंदी की ठाठ, ठीक है, जिसको अधखिला फूल भी कहते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, जिसका एक नाम देवबाला भी है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, ये कितनी बार तो ये पूछ लिया है कि ठेठ हिंदी की ठाठ का विधा बताइए। ठीक है, कितनी बार ये पूछा कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, कितनी बार ये पूछा कि ठेठ हिंदी की ठाठ किसकी रचना है या किसका उपन्यास है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हमारे सामने है। अब देखिए, इन्हीं का एक अधखिला फूल, ठीक, 1907 में अधखिला फूल। अब देखिए, हम जो है हरिऔध की जो काव्य रचना है उनको शानदार ढंग से पढ़ेंगे और इनका एक नाम है, उपनाम भी है। ठीक है, कह रहे हैं हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी है। ठीक है, हम लोग जान गए काव्योपवन कब है, 1909 ईस्वी में। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हरिऔध को, ये नोट कर लीजिएगा, अगर कॉपी लेके बैठेंगे नोट कर लीजिएगा कि हरिऔध को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा। ठीक है, तो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। क्यों कहा, ठीक है, जैसे देखिए क्यों कहा, इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि आधुनिक काल का सूरदास, ठीक है, क्यों कहा गया। तो जैसे सूरदास जी ने किसको आधार बना के कविता रची, आपको पता है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक, अब 1914 में जब जिसे आधुनिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, क्या प्रिय प्रवाह, जिसका रचनाकाल क्या है 1914 है, उसमें भी तो कृष्ण और राधा को आधार बनाया गया। ठीक है, उसकी केंद्रीय संवेदना क्या है, प्रेम ही तो है। तो इसीलिए जो है इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा गया। लेकिन किसने कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किसने कहा,
गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। अब देखिए इनकी जो रचनाएं दी गई हैं एकदम शानदार ढंग से दिल लगाकर हम लोग इसको याद करेंगे। क्या करें, कैसे लगाकर, दिल लगाकर, ठीक, अच्छी चीजों पे दिल लगाया जाए। कृष्ण शतक कब है, 1882 ईस्वी में, ठीक है सर। कब है कृष्ण शतक, 1882 में। एक बात और क्लियर हो गई कि कृष्ण शतक इनकी रचना है। रसिक रहस्य कब है, 1899 में है। और 1899 में ही इनका क्या है, ठीक है, 1899 में इनका क्या है, ठेठ हिंदी की ठाठ उपन्यास भी है। प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में है। प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में है। प्रेमांबु वारिधि 1900 ईस्वी में है, ठीक। प्रेमांबु प्रवाह 1901 में है। चौखे चौपदे 1932 में है। ये बड़ा महत्वपूर्ण, प्रिय प्रवास, इसको तो नोट कर लीजिएगा, इसका सन भी कई बार पूछ चुका है, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, यह भी पूछ चुका है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, यह भी पूछ चुका है। पारिजात कब है उनका, 1937 में है। वैदेही वनवास, ध्यान रखिए, वैदेही वनवास 1941। और यदि मैं सही हूं तो इसमें कुल 18 सर्ग हैं, ठीक। परिप्रवास में कितने सर्ग हैं, तो 17 सर्ग हैं। साकेत जो मैथिली शरण गुप्त का है उसमें कितने सर्ग हैं, तो सर 12 सर्ग हैं, ठीक। और एक रचना सुनिए, कामायनी, कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग हैं, ठीक। पद्मावत कितने खंडों में है, तो 57 खंडों में है, ठीक। पृथ्वीराज रासो के कितने समय सर्ग हैं, तो 69 हैं। कितने छंद हैं, ध्यान दीजिए, 68 छंद हैं, ठीक है। कई चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जितनी भी चीजें मैं अभी बोल रहा हूँ वो सब पूछे जा चुके हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिखते चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आगे देखिए लिख भी दे रहे हैं कि प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, शानदार ढंग से प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और समझ आना ना आना ये अलग विषय है, लेकिन अगर हम प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे तो लगभग कभी कभी आप देखेंगे प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ने के कारण हम लोग प्रश्न को अलग कर लेते हैं और वो हमको आता भी नहीं है, ठीक है। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है, बड़ा शानदार, कि ठीक है आए हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 की परीक्षा देने, हमें ये बताइए, हमें प्रसाद के नाटक का नाम मत बताइए, हमें उसके विषय वस्तु बताइए। और देखिए मित्रों जब विषय वस्तु पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रश्न हो जाएगा अत्यंत कठिन, कठिन हो जाएगा। कठिन इसलिए क्योंकि सब रचना रटने को सब लोग रट लेते हैं, लेकिन जो विषय वस्तु के साथ साथ रचना को रटता है वही सफल होता है। कह रहे मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है, तो कह रहे पहला विकल्प चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त की ध्रुवशामिनी, ठीक है। तो इनकी जो ध्रुवशामिनी है उसमें नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है। किसमें उठाया गया है, फिर से बोलेंगे, ध्रुवशामिनी में क्या उठाया गया है, नारी, नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है, ठीक। सबसे पहले एक चीज और आप जान लीजिए कि इसका रचनाकाल कब है, तो 1933 में है। कब है, 1933 में। कितने अंक हैं, ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। 3 अंक हैं, कितने अंक हैं, 3 अंक है, लिख लीजिएगा साइड में, 3 अंक है, नेट में लगा हुआ है, अत्यंत महत्वपूर्ण, ठीक। अब देखिए, अब ठीक है 3 अंक तो है, 3 अंक तो है। अब आगे इनकी व्याख्या को हम बहुत शानदार ढंग से पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं व्याख्या में, हमसे कह रहे हैं कि प्रसाद ने अपने नाटक, अपने ध्रुवशामिनी नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति को समस्या को उठाया, मतलब नारी मुक्ति की समस्या को किसमें उठाया है प्रसाद जी ने, तो सर ध्रुवशामिनी में उठाया है। ध्रुवशामिनी का प्रकाशन वर्ष बता दीजिए, 1933 में था। ध्रुवशामिनी में कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं, 3 अंक हैं। अब देखिए आगे कह क्या रहे हैं, आगे हमसे ये कह रहे हैं, प्रश्न में बहुत शानदार ढंग से हमसे पूछ रहे हैं क्या, कि ध्रुवशामिनी नाटक 1933 में नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है, ठीक है। समस्या नाटक एक होता है समस्या नाटक, तो कह रहे हैं कि ध्रुवशामिनी से ये माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है, ठीक है। अब देखिए प्रसाद के नाटकों का, देखिए गलत लिखा हुआ, नाटकों का वर्ड विषय क्या है इसकी बात कर रहे हैं। आगे देखा जाए बहुत शानदार ढंग से, देखिए नेट की परीक्षा में इनके 3 नाटक लगे हुए हैं, कौन कौन से, चंद्रगुप्त लगा हुआ है, स्कंदगुप्त लगा हुआ है और ध्रुवशामिनी, ठीक। ध्रुवशामिनी, इससे क्या पता चल रहा है, अगर नेट में लगा हुआ है तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम इन 3
नाटकों को अगर अच्छे से कर लें तो भी यहाँ से प्रश्न हमें देखने को मिल जाएंगे। और देखिए ध्रुवसामनी वहीं से प्रश्न पूछ लिया सिस्टम में। अब देखिए चंद्रगुप्त कब है, 1931 में है। कब है, 1931 में है। ठीक है, अब देखिए इन इसका कथन प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलछेन्द्र का आक्रमण नंद वंश का नाग चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। मतलब इसकी विषय वस्तु क्या बता रहे हैं कि जो इसका कथानक है वो क्या है, ऐतिहासिक घटनाओं जैसे अलछेन्द्र का आक्रमण, ठीक, नंद वंश का नाश चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। अब राजश्री का क्या है, तो 1915 में कह रहे हैं इसका आधार हर्षचरित किसका था, बाणभट्ट का था, तथा चीनी यात्री हेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। अब हमसे पूछ ले कि प्रसाद के किस नाटक में चीनी यात्री हेनसांग का वर्णन है, तो हम क्या लगा देंगे, राजश्री में लगा देंगे। हमसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा उनका नाटक है जो हर्षचरित के आधार पर लिखा गया, तो राजश्री है। अब देखिए स्कंदगुप्त कब था, 1928 में था। कब था, 1928 में था। ठीक है सर, हमें तैयार हो गया कि स्कंदगुप्त 1928 में था। अब आगे देखिए आगे कह क्या रहे हैं, तो आगे हमसे यह कह रहे हैं कि इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां जहां आंतरिक कलह संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। ठीक, हम बस इतना जान ले इस प्रश्न में क्या कि सर अगर हमसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि नारी मुक्ति की समस्या का वर्णन प्रसाद के किस नाटक में, तो हमें सीधे लगाना है ध्रुवसामनी। हमसे कभी यह पूछ ले कि ध्रुवसामनी में कितने अंक हैं, ठीक, तो कितने अंक है, 3 अंक है। और एक चीज और ध्यान देंगे, ध्रुवसामनी भी चंद्रगुप्त पात्र है। कौन पात्र है, चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त में भी चंद्रगुप्त, ये ध्यान रखिएगा, कभी घुमा सकते हैं। अब देखिए शानदार प्रश्न, और ये तो इसको कहते हैं ना परंपरागत प्रश्न है। क्या है, परंपरागत प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि किस कहानी के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, कहानी आंदोलन हुए और उसके प्रवर्तक। ठीक है, अब इसको मैं जो है बहुत अच्छे ढंग से आपको यही याद करा दूंगा। ठीक, कह रहे हैं कि सक्रिय कहानी, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कहानी आंदोलन के नाम दे रहे हैं कि अकहानी, सक्रिय कहानी, समानांतर कहानी, सचेतन कहानी। और सूची 2 में क्या दे रहे हैं कि कमलेश्वर थे, कि डॉक्टर महीप सिंह थे, राकेश वत्स थे, कि गंगा प्रसाद बिमल थे। मित्रों अकहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे कौन थे, गंगा प्रसाद बिमल। ठीक, अब हम लोग देखा जाए कि किस विकल्प में 4 आ रहा है, तो इसमें भी 4 आ रहा है, ए में 4 आ रहा है, 2 में, तो मित्रों 2 विकल्प हमारे सामने कट गए। ठीक है, इसी तरह हम लोग हल करेंगे। अब देखिए सक्रिय कौन था, अब सक्रिय कह रहे हैं कि महीप सिंह थे, कि राकेश वत्स थे, ठीक, कि कमलेश्वर थे, कि महीप सिंह। तो हमें पता है सक्रिय कौन था, सक्रिय थे राकेश, सक्रिय थे राकेश भाई। तो अब देखिए 3, अब देखिए अभी भी हमारे सामने 2 विकल्प हैं। अब देखिए अब क्लियर है, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हमें पता है बहुचर्चित है कमलेश्वर, समानांतर आंदोलन के सचेतन थे महीप सिंह। ठीक है, तो हमें क्या हो गया, समानांतर कहानी कमलेश्वर। अब देखिए हम तीसरे विकल्प में 1 हो जाए, देखिए हमें उत्तर मिल गया, हमारा पहला विकल्प सही हो गया। देखिए अब इसको हम याद करेंगे, क्या हमसे पूछे ऐसे, देखिए आंख बंद करिए और ध्यान करिए कि आ कहानी आंदोलन पूछे, आ कहानी तो गंगा प्रसाद बिमल लगाएंगे। ठीक है, सक्रिय पूछ ले, सक्रिय कौन है, सक्रिय राकेश है, सक्रिय राकेश है। ठीक है, हमसे समानांतर पूछ ले तो समानांतर कमलेश्वर। ठीक है, ऐसे नहीं दिखाया, देखिए समझिए इसको, समानांतर लिखा है, ठीक है, ये र लास्ट में आ रहा है, ऐसे देखिए कमलेश्वर आप लिख रहे हैं। देखिए ऐसे थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना तो चीजें आसान हो। अब देखिए यहाँ भी र आ रहा है, इसमें समानांतर कमलेश्वर मिलते जुलता है। ठीक है, ठीक, जिसको तुकबंदी आप लोग कहते हैं, छंद की भाषा में तुकबंदी, उस टाइप से समझिए। ठीक, अब सचेतन महीप सिंह है। अब देखिए इसके व्याख्या को बहुत शानदार ढंग से कह रहे हैं, हिंदी के कहानी आंदोलन और परिवर्तकों का सही सुमेलन इस प्रकार है। ठीक, किस प्रकार है उसको बता रहे हैं, इस प्रकार है। देखिए कह रहे हैं आ कहानी, ठीक, मित्रों कह रहे हैं कि आ कहानी आंदोलन, ठीक, तो आ कहानी किसका है, गंगा प्रसाद बिमल जी का है, गंगा प्रसाद बिमल जी का है। सक्रिय कहानी किसका है, राकेश वत्स का है। समानांतर कहानी किसका है, कमलेश्वर का है। सचेतन महीप सिंह।
ठीक है। अब अगले प्रश्न को एकदम शानदार ढंग से देखिए, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रश्न है, ठीक। और क्या है, उनके पुस्तक का नाम दे दिया गया है सूची 1 में, और सूची 2 में लेखक लेखक का नाम दे दिया गया। कह रहे हैं कि कौन किसकी पुस्तक है, इसके बारे में मुझे बता दीजिए। मुझे क्या है, बता दीजिए। अच्छा, आप ध्यान दीजिए कि अब इसमें दो लोग ऐसे हैं जो नेट में लगे हुए हैं। दो लोग ऐसे हैं जो नेट में लगे हुए हैं, जैसे देखिए कौन, एक तो अरस्तु है। अरस्तु है कि नहीं, अरस्तु का सिद्धांत लगा हुआ है, कौन सा, अनुकरण, त्रासदी और विरेचन वाला नेट में लगा हुआ है, ठीक। तो हम जान गए अरस्तु बड़े महत्वपूर्ण है। प्लेटो भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्लेटो भी लगे हुए हैं, प्लेटो का काव्य सिद्धांत जो है वह भी लगा हुआ है। तो एक बात समझ लीजिए, जो नेट में लेखक लगे हों उनकी पुस्तक, उनका रचना काल, यह सब महत्वपूर्ण है मित्रों, ठीक है। इसमें कुछ मैं थोड़ा ऐड करके भी आपको बता दूंगा। पेरी इप्सुस किसका ग्रंथ है, पोएटिक्स किसका ग्रंथ है, एस्थेटिक्स किसका ग्रंथ है, इयोन किसका ग्रंथ है, ठीक। ये सारे दे रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि किसका किसका। देखिए अब हम पहले चर्चित पे जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या खोजना होगा, पहले तो हमें अरस्तु के गुरु प्लेटो का ग्रंथ खोजना होगा, ठीक है। प्लेटो का आप में कोई ग्रंथ दिख रहा है इसमें, तो आप सुने होंगे, इयोन ग्रंथ किसका है, प्लेटो का है, इयोन। अब ठीक है, प्लेटो को आपको डी मतलब डी में अगर कहीं पहला मिल रहा है उस विकल्प को ढूंढिए, इयोन। हम्म इयोन, इयोन ग्रंथ इनका है। अब देखिए, अब पोएटिक्स, पोएटिक्स किसका हो सकता है, पहले पेरिप्सुस, तो पेरिप्सुस किसका है, लोनजाइनस का है, किसका है, लोनजाइनस का है। देखिए पेरिप्सुस लोनजाइनस, ठीक है। पोएटिक्स किसका है, तो पोएटिक्स किसका है, अरस्तु का है, अरस्तु से मिला दिए, ठीक। एस्थेटिक्स किसका है, क्रोचे का है, ठीक है। एस्थेटिक्स किसका है, क्रोचे का है। अब देखिए, अब हम खोजे कि पेरिप्सिस लोंजाइनस का है, तो ए में तीसरा दो विकल्प मिल रहा है मेरे सामने, माने ये दो विकल्प कट गए, ये दो विकल्प कट गए। अब उसमें देखिए कह रहे हैं कि पोएटिक्स किसका है, तो पोएटिक्स अरस्तु का है, किसका है, अरस्तु का है। तो दूसरा विकल्प, अब देखिए हमें सही उत्तर मिल गया, लेकिन हम आगे तक पढ़ेंगे, हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे। स्थैटिक्स, स्थैटिक्स किसका ग्रंथ है, तो कोचे का है, ठीक है, क्रोचे का है। देखिए गलत हो रहा है यहाँ, पोएटिक्स तो अरस्तु का है ना, पोएटिक्स अरस्तु का है, तो दूसरा विकल्प भी गलत होगा, तो 2 का 4 होगा, ठीक है। स्थैटिक्स किसका है, तो स्थैटिक्स किसका है, क्रोचे का है, 2 सही हो गया। इयोन प्लेटो का है, देखिए तीसरा विकल्प, देखिए तीसरा भी, इसीलिए प्रश्न को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी होता है, गलती हो जा रही थी, ठीक है। अब देखिए आगे व्याख्या में क्या कर रहे हैं, शानदार ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और आपको बता दें कि यहाँ पे इन दोनों लोग का जो प्रमुख लेखक है उनका जन्म काल आप जान लीजिए, किनका किनका। कह रहे हैं कि प्लेटो का जन्म कब हुआ, तो प्लेटो का 427 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, और मृत्यु कब हुई, मृत्यु 347 में हुई, ठीक है, 347 ईसा पूर्व में हुई, ठीक। अरस्तु का जन्म कब हुआ, तो अरस्तु का जन्म हुआ 384 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा ईसवी नहीं है, ईसा पूर्व, ठीक है, 384 ईसा पूर्व। अब मृत्यु कब हुई, 322 ईसा पूर्व में, कब हुई, 322 ईसा पूर्व में। अब देखिए अब हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे बहुत शानदार ढंग से, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पाश्चात्य लेखकों एवं उनकी रचनाओं का क्रम इस प्रकार है, ठीक है। हम एक क्रम बता दे रहे हैं कि इस प्रकार है। पेरिप्सुस किसका है, तो पेरिप्सुस लोंजाइनस का है, लोंजाइनस का है। पोएटिक्स किसका है, अरस्तु का है, ठीक है, ठीक है सर, हम जान गए पोएटिक्स अरस्तु का है। एस्थेटिक्स किसका है, क्रोचे का है, ठीक है। इयोन किसका है, प्लेटो का है, ठीक। अब देखिए आगे, आगे हमसे प्रश्न में कह क्या रहे हैं, बहुत शानदार ढंग से शांति से पूछ रहे हैं हमसे प्रश्न, कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। मतलब एक प्रश्न हमें इस टाइप के देखने के मिल गए कि पंक्ति से, ठीक है, और उस पंक्ति से, ठीक है, जो चर्चित लेखक है उन्हीं की पंक्ति, ध्यान दीजिए, ठीक। अब हमसे कह रहे हैं कि एक पंक्ति दी गई है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है, पंक्ति को मैं पढ़ता हूँ बहुत ध्यान से, कह रहे हैं प्रेम निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम, लहयो शरण चित चाय कै जुगल स्वरूप ललाम, ठीक। अब
कह रहे हैं कि इसके रचयिता कौन है, नंददास है कि पद्माकर है कि रहीम है कि रश खान है। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहे हैं, लेकिन अब देखिए, अब इसे कैसे याद करेंगे हम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये पंक्ति है रश खान की कि प्रेम निकेतन श्री अनही आई गोवर्धन धाम लयो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं प्रेम निकेतन श्री अनही आई गोवर्धन धाम लयो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। देखिए आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको यह प्रश्न सही करना है। ठीक है, कि यह प्रश्न कभी रिपीट हो तो मुझसे गलत ना हो। ठीक है, तो इसको ऐसे ध्यान रखिए आपकी गोवर्धन धाम आई गोवर्धन धाम, जब हम गोवर्धन धाम जाते हैं, हम कृष्ण के धाम में जाते तो हमें रस मिलता है कि नहीं, ध्यान दीजिए, रस मिलता है कि नहीं, इस बात से आप एग्री हैं कि नहीं। इस आधार पे अगर यह पंक्ति फिर से आएगी तो हम उस प्रश्न को सही करेंगे। ठीक है, श्री प्रेम निकेतन श्री अनहि आय गोवर्धन धाम लयो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। अब हमारा प्रश्न सही हो गया, क्या किसकी पंक्ति है, रश खान की है। ठीक, अब इसको एक दो बार आप जीपी का ये ले लीजिए सॉल्व पेपर जो है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, और जिस तरह मैं इस पे पढ़ रहा हूँ, आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, आपको बस किताब रख लेना सामने और चीजों को ऐसे दिमाग में, ठीक है, एक फिगर बनाते हुए चलना है। कितना रटेंगे भैया, फिगर बनाएंगे तभी काम आएगा। ठीक है, आगे देखिए शानदार ढंग से कह रहे हैं क्या, ये सारे तथ्य बड़े महत्वपूर्ण, कह रहे हैं सवैया छंद में किस लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रश खान। ठीक, माने सवैया, अब पूछ ले हमसे सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि कौन है, तो रश खान है। कह रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात आ गई भैया, तो ठीक है, नतमस्तक हो जाइए। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं और कृष्ण भक्तों के समान इन गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व समयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। मैंने कह रहा है कि ये और कृष्ण भक्तों के समान इन्हीं गीत काव्य का आश्रय ना लेकर कवित्व सवैयों में सच्चे प्रेम, अब कह दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने गीत काव्य का आश्रय ना लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम भाव की व्यंजना की है, तो कौन हो जाएंगे, रस खान हो जाएंगे। और यह कथन भी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, यह कथन भी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए एक और चर्चित प्रश्न कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा क्या, इन मुसलमान हरिजनन पर, इन मुसलमान हरिजनन पर केतिन केतिन हिंदू वारिये। ठीक है, अब ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या बात है, देखिए हम लोग इस प्रश्न में क्या सीख के यहाँ से जाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पे 2-3 मिनट दे रहे हैं तो हम लोग ये सीख लेंगे क्या, कि अगर हमसे पूछ ले कि प्रेम निकेतन श्री अनही आई गोवर्धन धाम, आई गोवर्धन धाम दिखा तो सीधे रस मिलेगा हमें, तो रस खान की पंक्ति पहली बार। दूसरा हमसे पूछ ले सवैया छंद में किस लीला का गान करने वाले प्रथम कवि पूछ ले तो हम क्या लगा देंगे, रस खान। रिपीट करिए, दिमाग में चढ़ाते चलिए। ठीक है, यहीं पढ़ के जाएंगे सब कुछ। फिर देखिए हमसे ये पूछ ले क्या, हमसे यह पूछ ले कि और कृष्ण भक्तों के सम्मान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर, ठीक है, कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ठीक है, जैसे और कृष्ण भक्त थे, ठीक है, उन्होंने गीत काव्य का सहारा लिया, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन यह व्यक्ति जो है रश खान, इन्होंने अपने कवित्व सवई में अपने सच्चे प्रेम भाव की व्यंजना की है, माने कवित्व सवई का आश्रय लेकर अपने काव्य की रचना की है। यह कथन किसका है, तो आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हमसे फिर आगे पूछ लें कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, देखिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, लिख दे पंक्ति कि इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदू वारिये, निम्न पंक्ति किसकी है या निम्नलिखित पंक्ति किसकी है, इस तरह प्रश्न पूछ ले तो हम क्या लगाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए और महत्वपूर्ण की, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब बताइए कि रश खान की प्रमुख काव्य कृतियां किस क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला है सुजान रश खान, ठीक है, नामे में लगा हुआ है सुजान रश खान। रश खान प्रेम वाटिका, अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए आप प्रेम के वाटिका में गए तो रस मिलेगा कि नहीं। ठीक है, वाटिका आप समझते ही हैं, उसमें प्रेम की वाटिका तो रस मिलेगा ही। रश खान दान लीला, ठीक है, दान लीला इनका अष्टयाम, देखिए ये अष्टयाय लिखा है लेकिन ये अष्टयाम होगा, और अष्टयाम किसका एक और है, तो अष्टयाम किसका है, अग्रदास का भी है। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहे हैं, शानदार प्रश्न है। अब देखिए
मैं कहा ना कि 3 नाटक लगे हुए हैं नेट में, ठीक है? ध्रुवस्वामिनी लगा हुआ है, चंद्रगुप्त लगा हुआ है और स्कंदगुप्त। मित्रों आप बारीकी को समझिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए अभी ध्रुवस्वामिनी से एक प्रश्न आया जो नेट में लगा हुआ है। चंद्रगुप्त मतलब वही चर्चित नाटक से प्रश्न कर रहे हैं जो इन्होंने नेट के सिलेबस में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी यह नाटक लगा हुआ है, यूपी हायर एजुकेशन वाले, जिसका पेपर हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता। माने एक नारी पात्र है, ठीक है? 4 नारी पात्र दिए गए, एक नारी पात्र ऐसी है जो चंद्रगुप्त से प्रेम भाव नहीं रखती है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि सुवासनी, कल्याणी, और फिर कार्नेलिया की मालविका, ठीक है? हमें पता है कि चंद्रगुप्त की नायिका कौन है, चंद्रगुप्त नायक कार्नेलिया की है। इन्हीं का बड़ा चर्चित कथन है क्या, अरुण मधुमय देश हमारा, ठीक है? यदि मैं सही हूँ, अरुण मधुमय देश हमारा, यह भी पूछा जा चुका है, ये किसकी पंक्ति है? कार्नेलिया की है। अब कभी वैसे पूछ लेता कार्नेलिया किस नाटक के पात्र हैं, तो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं, ठीक है? सुवासिनी किसकी पात्र है, तो चंद्रगुप्त की। कल्याणी, ठीक है? एक प्रश्न में कई प्रश्न तैयार, कार्नेलिया, मालविका। देखिए इसमें जो सुवासिनी थी, कौन? सुवासिनी, ध्यान दीजिए, सुवासिनी पात्र जो थी, सुवासिनी जो थी वह प्रेम भाव नहीं रखती थी, और कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका, यह तीनों लोग चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव रखते थे, ठीक है? जब नहीं पूछ लिया इसको अलग करिए, नहीं और प्रश्न को उसके बाद हल करिए। अब देखिए आगे प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा इस पीडीएफ में इतने ही प्रश्न हैं मित्रों, इसके आगे जो है हम दूसरा वीडियो लाएंगे और वहां पे इसी तरह हम लोग अच्छे ढंग से चीजों को याद करते चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई चल रही होगी, यदि नहीं चल रही है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जय गुरुदेव।